नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दैनिक करंट अफेयर्स के अपने इस सेशन में। आज हम सोमवार के दिन बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की और आज आप जान रहे होंगे 10 जुलाई की ये तिथि है। 10 जुलाई की तिथि में आप करंट अफेयर्स का अध्ययन हमारे साथ कर रहे हैं। आज के इस सेशन में कुल प्रश्नों की संख्या की यदि हम बात करें तो कुल प्रश्नों की संख्या जो यहाँ पर है 10 प्रश्न है, लेकिन इन 10 प्रश्नों के माध्यम से बहुत बृहद संदर्भों में हम चीज़ों को देखने वाले हैं और आपसे सिर्फ एक ही निवेदन रहेगा कि नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलें। जिस प्रकार से मैंने नोट्स बनाने के तरीके आपको बताए हैं उसी तर्ज पर नोट्स बनाते हुए चलें, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या रिवीजन के दौरान आपको ना हो। रिवीजन कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों का कर सकें। जिस प्रकार से किसी एक पुस्तक का रिवीजन, करंट अफेयर्स की विशेष रूप से पुस्तक का रिवीजन करने में कठिनाई आती है, वो कठिनाई आपके साथ ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि यदि आप प्रॉपर रेगुलर सेशन से जुड़े हैं तो ईमानदारी के साथ नोट्स बनाते हुए भी चलें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नैनी सैनी हवाई अड्डा किस राज्य से संबंधित है? क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है हाल ही में चर्चा में रहा नैनी सैनी हवाई अड्डा किस राज्य से संबंधित है। एक हवाई अड्डे की यहाँ पे बात की जा रही है, उसका नाम है नैनी सैनी हवाई अड्डा। अब आपको बताना है कि ये जो नैनी सैनी हवाई अड्डा है ये किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। नैनी सैनी हवाई अड्डा किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। यहाँ पे याद रखिएगा जो राज्य हैं कौन कौन से दिए गए हैं। सबसे पहले कोई भी प्रश्न आए ना तो एक बार पढ़ने का, उसको खूब अच्छे से समझने का जरूर प्रयास करना है। ठीक है, उसको पढ़ने का जरूर प्रयास करना है, कम से कम 2 बार 3 बार, कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है नैनी सैनी हवाई अड्डा के बारे में और यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। जैसे यदि आपको थोड़ी बहुत जानकारी होती नैनी सैनी, ठीक है, नैनी सैनी, तो थोड़ा सा आप अंदाज लगा सकते हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश के बारे में भली बात परिचित होंगे वो उत्तर प्रदेश से जोड़ सकते हैं, जो उत्तराखंड से चर्चित होंगे, उत्तराखंड से जुड़े होंगे, वो उत्तराखंड से जोड़ सकते हैं। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। ठीक है, इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। आपको बता दें उत्तराखंड के जो बॉर्डर वाले ज़िले हैं उनमें से एक ज़िला है पिथौरागढ़। ठीक है, एक ज़िला है पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ में ये जो हवाई अड्डा था ये पिथौरागढ़ में था। अभी तक इसका सैन्य उपयोग किया जाता था, सैन्य उपयोग के लिए था। भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना इसका उपयोग करते थे। बीच में कुछ दिनों तक पवन हंस, आप जानते हैं हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी है, तो पवन हंस द्वारा भी इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, लेकिन अब इसको आम जनमानस के लिए, मतलब यात्री विमानों के उड़ान के लिए जो है खोल दिया गया है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें इसके निर्माण की यदि हम बात करें तो वर्ष 1991 में ये बनाया गया था, क्योंकि पिथौरागढ़ जिला हमारा संवेदनशील जिला है। ठीक है, क्योंकि सीमा की यदि हम बात करें पिथौरागढ़ जिले की तो चीन से भी सीमा लगती है, तो संवेदनशील जिला होने के कारण यहाँ पर हवाई पट्टी के रूप में इसको विकसित किया गया था। धीरे धीरे समय के साथ इसको विकसित किया गया और फिर भारतीय वायुसेना के उड़ान जो है यहाँ से उड़ान भरने लगे और एक बार फिर अब यहाँ से देख रहे हैं नए अपडेट के साथ कि अब यहाँ से यात्री विमान भी उड़ान भर सकेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एविएशन की, हम बात कर रहे हैं उड़ान की। तो क्या आपको पता है कि जब एविएशन की बात करते हैं तो इनकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? इनकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो याद रखिएगा एविएशन की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसको बोलते हैं ICAO। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है, पूछा जाता है अक्सर, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है मॉन्ट्रियल में। कहाँ पर देखने को मिलता है? मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, किस देश का एक शहर है? तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है और ये आपको कनाडा में देखने को मिलता है। तो ICAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ICAO का हेडक्वार्टर आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखना है। यहाँ पे बात हो रही है उत्तराखंड की, तो एक महिला का नाम नोट कर लीजिएगा। इनका नाम है शालिजा धामी, बहुत महत्वपूर्ण है, शालिजा धामी। शालिजा धामी का नाम क्यों याद रखना है? शालिजा धामी का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि ये भारतीय सेना की पहली महिला हैं
पहली महिला हैं जिनको कॉम्बैट वाले जो एरिए होते हैं, जो बॉर्डर के जहाँ पे लगातार आप कह सकते हो कि मुठभेड़ होती रहती है, कॉम्बैट ऑपरेशन जहाँ पे लगातार चलते रहते हैं, उनमें तैनाती की जाने वाली ये पहली महिला हैं जिनको तैनाती वहाँ पर मिली है, बॉर्डर वाले उस इलाके में तैनाती मिली है। तो सालिजा धामी का भी नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि 1 टैप 1 ट्री। 1 टैप हम तो समझ रहे हैं, टैप से तो आप समझ रहे होंगे ना कि टैप वाटर कनेक्टिविटी प्रदान करने का भारत सरकार का एक लक्ष्य है, जल शक्ति मंत्रालय का एक लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। लेकिन यहाँ पे क्या जोड़ दिया गया है, 1 टैप 1 ट्री। ठीक है, 1 टैप योजना तो पहले से चल रही थी, उसमें सुधार करके 1 ट्री भी जोड़ दिया गया है। तो बोला गया है कि ये किस राज्य ने किया है। 4 राज्य यहाँ पर भी आपको दिए हुए हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इनमें से कौन सा सही है, किस राज्य की ये योजना है, आपको बताने की ज़रूरत है। चलिए बताइएगा किस राज्य की ये योजना है। आपको बता दें ये राज्य वही है जहाँ पर कोरबा आयुध फैक्ट्री आपको देखने को मिलती है। कोरबा आयुध फैक्ट्री आपको देखने को मिलती है। और जब कोरबा आयुध फैक्ट्री की आप बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए AK-203 जो राइफलें बननी थी वो यहीं पर बन रही हैं। और इस शहर का नाम क्या है, इस ज़िले का नाम क्या है, इसका नाम है अमेठी। ठीक है, अमेठी नाम है। और अमेठी है कहाँ पे, अमेठी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम आयुध की बात कर रहे हैं, तो यहीं पर तमिलनाडु भी याद कर लीजिएगा कि भारत के 2 राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना पास की गई थी। और भारत के वो 2 राज्य जहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनेंगे वो है तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हमने बात किया डिफेंस की, तो आपको पता होगा हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह हमारे इस विभाग के मंत्री हैं, राजनाथ सिंह। और जब राजनाथ सिंह की बात आ रही है तो आपको यह भी पता होना चाहिए इनका संसदीय क्षेत्र क्या है। साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्ट्री की बात आ रही है, रक्षा मंत्रालय की बात आ रही है। आपको पता होगा एक हमारी संस्था है जिसको बोलते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कार्य है सीमावर्ती सड़कों के निर्माण का जो जिम्मेदारी है, सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ पर पुलों की जो निर्माण की जिम्मेदारी है वो होती है BRO की। और कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि BRO किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो ये आज आपके लिए पहला होमवर्क है कि आपको बताना है कि BRO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पहला होमवर्क आज का है कि BRO किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश लगातार चर्चा में है और जब आपका एग्जाम रहेगा तो एक बार फिर से ये चर्चा में रहेगा। क्यों? क्योंकि अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम होते हैं नवंबर दीपावली में, तो उसको लेकर के ये चर्चा में रहता है। अब जैसे हमने बात किया उत्तर प्रदेश की, तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, जैसे हमने बोला अयोध्या की जब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है और इनका एक प्रमुख शहर है वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वाराणसी ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जब आप वाराणसी पहुंच गए तो अलकनंदा क्रूज सेवा भी आपको याद रखना है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो इतनी जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? बोला जा रहा है हाल ही में खनन मंत्रालय द्वारा भारत के क्रिटिकल मिनरल्स की एक सूची जारी की गई है। इसमें कितने खनिजों को जगह दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बताइएगा। क्रिटिकल मिनरल्स की जो रेयर अर्थ मिनरल होते हैं, याद रखिएगा, रेयर अर्थ मिनरल्स। ठीक है, आसान शब्दों में यदि आप समझें तो जो मूल्यवान धातुएं हैं, जो मूल्यवान खनिज हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है, खनिजों की बात हो रही है। तो भारत में जो मूल्यवान खनिज हैं
जो ये मंत्रालय द्वारा, खनिज मंत्रालय द्वारा जो ये सूची प्रदान की गई है, इसमें कितने खनिजों के बारे में बोला गया है कि भारत में इतने मूल्यवान खनिज मिलते हैं, उनकी संख्या क्या है। तो याद रखिएगा, इस सूची के अनुसार भारत में 30 मूल्यवान खनिज मिलते हैं। 30 विकल्प याद रखना है, 30 संख्या याद रखनी है, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं माइनिंग की, तो आपको बता दें वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस, वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे होगा? ब्रिस्बेन शहर, याद रखना है, ब्रिस्बेन शहर में होगा। अब ब्रिस्बेन किस देश का शहर है? यह भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं प्रश्न है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आपको कई बार इस देश के बारे में बताया है। तो ये होमवर्क नंबर 2 है कि ब्रिस्बेन जो है ये किस देश का शहर है। कम से कम यहाँ की एक झील का नाम भी आप बताएंगे, यहाँ इस देश की एक प्रमुख झील का भी नाम आप बताएंगे। ये भी आपका होमवर्क है, होमवर्क नंबर 2, इसको नोट कर लेना है। और ब्रिस्बेन में वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस कब आयोजित की जाएगी? वर्ष 2024 में आयोजित की जाएगी, ये आपको याद रखना है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में, जैसे हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं, तो मिनरल्स को लेकर एक संगठन अभी हाल ही में बनाया गया है और इसका नाम है मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और ये जो मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाया गया है, ये अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया है और इसमें सभी विकसित देश शामिल हैं। 14 देशों का ये संगठन है। भारत एकमात्र इसमें ऐसा देश है जो विकासशील देश है, यह भी याद रखना है। मतलब मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो अमेरिका द्वारा बनाया गया एक संगठन है, उसमें भारत भी सदस्य के रूप में जुड़ा है। बाकी के अन्य सभी देश विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका के हों या यूरोप के हों, विकसित देश हैं, उसमें कोई भी और विकासशील देश शामिल नहीं हैं। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो दोनों चीज़ें जो यहाँ से कनेक्ट करके बताई गई हैं उसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? चलिए बताइएगा, जवाब दीजिएगा। 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा बैठक ब्राजील, पराग्वे, स्पेन, मोरक्को। जवाब दीजिएगा। देखो, मैंने आपको एक दिन बताया था, यदि आपको याद हो, एक देश के बारे में, और उस देश का मैप कुछ रफली इस प्रकार का होता है, कॉन्टिनेंट का मैप, और इसको बोलते हैं दक्षिण अमेरिका। तो ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। दक्षिण अमेरिका के इस देश में 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा बैठक का आयोजन किया गया और ये जो देश है ये है आपका ब्राज़ील। तो इसका सही उत्तर है ब्राज़ील। कई दिन हमने आपको दक्षिण अमेरिका से संबंधित जल धाराओं के बारे में होमवर्क दिया जो आपने सबमिट नहीं किया। तो आपको कुछ जल धाराओं के नाम मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला है ब्राज़ील धारा, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ये किस प्रकार की जल धारा है। पहला है ब्राज़ील धारा। दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है पेरू या हम्बोल्ट धारा, पेरू या हम्बोल्ट धारा। और तीसरा देखने को मिलता है फॉकलैंड, ठीक है, फॉकलैंड जलधारा। ये 3 जलधाराएं प्रमुख रूप से आपको याद रखनी है। अब इसमें जैसे हम ब्राज़ील धारा की बात करें या इसी को ब्राज़ीलियन धारा बोलते हैं, तो जो इस तरह से आती है इसको हम बोलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, इसको हम बोलते हैं ब्राज़ील धारा। और क्योंकि ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बह रही है तो ये किस प्रकार की धारा होगी? ये गर्म जल धारा होगी। हमने बहुत पूर्व आपको बताया था कि ऐसी जल धाराएं जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बहती हैं उनको हम बोलते हैं गर्म जल धारा, और ऐसी जल धारा जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती हैं उनको हम बोलते हैं ठंडी जल धारा। तो ये तो हो गई ब्राज़ीलियन धारा, गर्म जल धारा। अब इसी के जवाब में एक जलधारा नीचे से बहती है जिसको बोलते हैं क्या? फॉकलैंड जलधारा। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? फॉकलैंड जलधारा।
अब बात आती है पेरू या हम्बोल्ट। तो फॉकलैंड कैसी हो गई? फॉकलैंड ठंडी जलधारा हो गई। अब हम दूसरा देख रहे हैं पेरू या हम्बोल्ट। पेरू या हम्बोल्ट भी ठंडी जलधारा है, और ठंडी जलधारा होने का मतलब क्या है कि ये भी ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है। तो ये 3 जलधाराओं के नाम आपको याद रखने की जरूरत है। इसी प्रकार से प्रत्येक महादेश में चाहे वो ऑस्ट्रेलिया आप पढ़ लीजिए, चाहे अफ्रीका पढ़ लीजिए, हर जगह इस तरह की जलधाराएं आपको देखने को मिलती हैं, जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ कुछ जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आती हैं। तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो इसका सही उत्तर था ब्राज़ील, ये हमने बता दिया। बाकी कुछ अतिरिक्त जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई मैंने आपको दे दी। बोला जा रहा है फ्रिंजेक्स नामक मिलिट्री अभ्यास भारत के किस राज्य में हुआ था? चलिए बताइएगा, फ्रिंजेक्स नामक मिलिट्री अभ्यास कहाँ पर हुआ था आपको बताना है। 4 राज्य आपके सामने हैं, इन 4 राज्यों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। चलिए बताइएगा। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। क्या बोला रहा है? फ्रिंजेक्स बोला जा रहा है। आपको बता दें सबसे पहली बात कि ये सैन्य अभ्यास भारत और भारत के मित्र फ्रांस के बीच हुआ। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच हुआ। कहाँ पर हुआ? केरल में हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? इसका सही जवाब हो गया केरल। केरल में कहाँ पर हो गया? तो याद रखिएगा, पेंगोडे मिलिट्री स्टेशन है यहाँ पे, पेंगोडे मिलिट्री स्टेशन है जहां पर ये हुआ था। तो ये याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि केरल में हुआ। जब सैन्य अभ्यास की बात आ रही है, आपको पता होगा पिछले दिनों हमने कई सारे सैन्य अभ्यास बताए थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में थे। जैसे एक सैन्य अभ्यास ये हमने आपको बताया था कि ये सैन्य अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इनियोस ये, और दूसरा ओरियन मैंने आपको बताया था, ओरियन नामक सैन्य अभ्यास बताया था, बोला था इसको भी आपको याद रखना है। यदि आपको पता हो, हमने आपको कोमोडो ड्रैगन बताया था, एक उदाहरण दिया था छिपकली का, तो कोमोडो नामक सैन्य अभ्यास भी हमने आपको बताया था, ठीक है। कहाँ से संबंधित है इसके बारे में, इन दोनों के बारे में आप बताओगे, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इंडोनेशिया मैंने आपको बताया था। और कोमोडो से जुड़ा हुआ, इसी से मिलता जुलता नाम जो है एक और सैन्य अभ्यास है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, जिसका नाम है काकाडू। क्या नाम है? काकाडू। काकाडू। और काकाडो नामक जो सैन्य अभ्यास है ये ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो कोमोडो इंडोनेशिया, काकाडू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ओरियन आप बताओगे और इनियोचोस आप बताओगे कि ये कहाँ से संबंधित हैं, ये दोनों आपको बताना है, ठीक है। इनियोचोस और ओरियन कहाँ से संबंधित हैं ये आपको बताना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय सेना ने अभी हाल ही में तरंग शक्ति नामक भी एक अभ्यास किया था, ये भी याद रखना है। और तरंग शक्ति जो अभ्यास है, इसको याद रखना है कि ये इंडियन एयर फोर्स का है, इंडियन एयर फोर्स का सैन्य अभ्यास है। आपस में ही ये आपका इसमें कोई भी देश भाग नहीं लेता, बल्कि हमारी जो सेना की विभिन्न कमान हैं वही इसमें भाग लेती हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो विभिन्न सैन्य अभ्यासों को आपको याद रखना है, सैन्य अभ्यासों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको बताइएगा, किस दिन को हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस को वर्ष 1991 से हमने मनाना शुरू किया। वर्ष 1991 से हमने इसको मनाना शुरू किया। और आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है, ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इनसे संबंधित जो व्यक्ति थे डॉक्टर बिधान चंद्र विश्वास, इनका जो जन्म था ये 1882 में हुआ था, 1 जुलाई 1882 को। और इसी जन्म दिवस को याद करने के लिए हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में इनको मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जयपुर फुट कैंप का आयोजन किस देश में किया गया? अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। फास्ट जवाब, हाल ही में जयपुर फुट कैंप का आयोजन किस देश में किया गया?
चलिए जवाब दीजिएगा। देखो बोला जा रहा है जयपुर फुट कैंप का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया पापुआ न्यू गिनिया में, पीएनजी में किया गया, इसको बोलते हैं पीएनजी, पापुआ न्यू गिनिया में किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी पापुआ न्यू गिनिया की यात्रा पे गए थे और इनका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसको बोलते हैं लोगोहू, ठीक है, ऑर्डर ऑफ, इनका सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ लोगोहू। और ऑर्डर ऑफ लोगोहू जो सम्मान मिला है ये किसको मिला है? ये भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो याद रखिएगा पापुआ न्यू गिनिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ लोगोहू से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और जब भारतीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे गए थे तो उन्होंने एक पुस्तक की चर्चा यहाँ पे की थी, एक पुस्तक का आप कह सकते हो प्रचार भी यहाँ पे किया था। और ये जो पुस्तक है इसका क्या नाम है? इसका नाम है तिरुकुरल, ठीक है। तो इसका जो नाम है तिरुकुरल ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें ये जो पुस्तक है, ठीक है, ये जो पुस्तक है तिरुकुरल, ये जो पुस्तक है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका अनुवाद किया गया है किस भाषा में? इसका अनुवाद किया गया पापुआ न्यू गिनिया की भाषा में। और पापुआ न्यू गिनिया की जो भाषा है उसको बोलते हैं तोक पिसन, ठीक है, तोक पिसन, ठीक है। तोक पिसन जो इनकी भाषा है उसमें इसका अनुवाद किया गया और भारतीय प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा पापुआ न्यू गिनिया में की, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो याद रखिएगा तोक पिसन जो इनकी भाषा है उसमें इस पुस्तक का अनुवाद किया गया। और ये जो पुस्तक है ये विभिन्न संदर्भों में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तमिल भाषा में लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है। ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इस पुस्तक का जो इस पुस्तक की लेखनी की गई वो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई है। और इसके लेखक कौन है? इनके लेखक का नाम भी आपको याद रखना है, इनके लेखक का नाम भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। इनका नाम है तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर, ये इनके रचयिता हैं, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पुस्तक, इसका प्रधानमंत्री लगातार कई जगहों पर इसका प्रचार करते नज़र आए हैं, लोगों को भेंट करते नज़र आए हैं। तो इसलिए इस पुस्तक का नाम, किस भाषा की पुस्तक है, लेखक कौन है, तीनों चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और जब पापुआ न्यू गिनिया की बात आती है तो हमने आपको हमेशा बताया है, जब भी पीएनजी की बात आई है हमने ऑस्ट्रेलिया की बात हमेशा किया है और आपको बताया है कि एक जल संधि है जिसके माध्यम से पापुआ न्यू गिनिया ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है। और पापुआ न्यू गिनिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली जो जल संधि है उसकी यदि हम बात करें तो उसको बोलते हैं टॉरेस जल संधि, ठीक है, टॉरेस जल संधि, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है आपको बताना है। सबसे पहली बात कि ये प्रतियोगिता आयोजित कहाँ पे हुई थी? तो बुसान शहर है, किस देश में है? दक्षिण कोरिया में है। तो इसका आयोजन यहाँ पे किया गया। इसमें उप विजेता की यदि हम बात करें तो ईरान रहा, ठीक है। विजेता कौन रहा? तो विजेता भारत रहा। भारत ने 8वीं बार इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। तो याद रखिएगा कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप को किसने जीता? भारत ने जीता है और 8वीं बार इस प्रतियोगिता को भारत ने जीता है। यदि कबड्डी की बात हो रही है तो हमने आपको पूर्व में बताया था कि कबड्डी का वर्ल्ड कप भी होने वाला है। और कबड्डी का जो वर्ल्ड कप है ये मैंने यह भी बताया था कि ये ब्रिटेन शहर में होगा, ठीक है, ब्रिटेन देश में होगा, ब्रिटेन में होगा। ब्रिटेन के किस शहर में होगा ये भी हमने आपको बताया था, वेस्ट मिडलैंड, जाके नोट पलट लीजिएगा मिल जाएगा, मिडलैंड्स, वेस्ट मिडलैंड्स में इसका आयोजन किया जाएगा ब्रिटेन में। यह भी आपको ज़रूरी है कि याद रखें इसको, क्योंकि कबड्डी में भारत लगातार बेहतर कर रहा है। इस संदर्भ में ये आपको याद रखने की ज़रूरत है।
एक गेम और इन दिनों चर्चा में है जिसका नाम है एशियन गेम्स 2022। एशियन गेम 2022 का आयोजन होना है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2022 तो बीत चुका है। जी हाँ, बीत चुका है, लेकिन एशियन गेम 2022 के आयोजन कोविड के चलते नहीं हो पाए थे। अब एक बार फिर से एशियन गेम 2022 का आयोजन 2023 के सितंबर माह में होने जा रहा है, इसलिए यह प्रतियोगिता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कहाँ पे होगा? ये होगा हंगझोउ, एक शहर है, यहाँ पे होगा, हंगझोउ शहर में होगा, ये आपको याद रखना है। और जब एशियन गेम्स की हम बात कर रहे हैं, प्रत्येक गेम में एक शुभंकर होता है और ये पूछा जाता है, तो इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट्स इसका शुभंकर है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो एशियन गेम भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया अगला कहाँ पे होगा, अगला होगा 2026 में, कहाँ पे होगा, तो याद रखिएगा ये होगा नागोया में। ठीक है, और नागोया के बारे में तो मैंने कई बार आपको बताया है। जब भी जापान की चर्चा हुई है, हमने ज़रूर जो भी पर्यावरणीय संधियाँ हुई हैं, चाहे वो जापान के किसी शहर में हुई हैं या जापान से बाहर, हमेशा हमने बात किया है। उदाहरण के तौर पे क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, सेंदई समझौता। ठीक है, सेंदई समझौता के बाद मिनीमाता कन्वेंशन के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बहुत सारे ऐसे जैव विविधता एवं पर्यावरणीय समझौते हैं जो विभिन्न देशों में हुए हैं और उनमें से ज़्यादातर जापान में हुए हैं। इसलिए जापान में हुए जो समझौते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और इसी संदर्भ में मैं यहाँ पर एक होमवर्क भी आपको दे रहा हूँ। होमवर्क में नोट कर लीजिए, आपको बताना है कि मिनीमाता कन्वेंशन क्या है। नोट कर लीजिए सभी। आपको बताना है कि मिनीमाता कन्वेंशन क्या है, आपको बताना है सेंदई फ्रेमवर्क समझौता क्या है, आपको बताना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, आपको बताना है नागोया प्रोटोकॉल क्या है, आपको बताना है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। कई बार मैंने आपको बताया है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी कितनी तैयारी है, क्योंकि ये पर्यावरणीय और जैव विविधता वाले समझौते हैं और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ एक और आपको बता देता हूं कि भारत सरकार एक स्कॉलरशिप चला रही है, और भारत सरकार जो एक विशेष स्कॉलरशिप चला रही है, इसका नाम है सागर अमृत स्कॉलरशिप। इसको भी याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। सागर अमृत स्कॉलरशिप, सागर अमृत स्कॉलरशिप। और जो सागर अमृत स्कॉलरशिप है, ये विशेष रूप से पैसिफिक आइलैंड कंट्री जो हैं, प्रशांत महासागरीय जो द्वीपीय देश हैं, उन देशों के बच्चे भारत आकर पढ़ सकें, इसको लेकर के भारत सरकार एक छात्रवृत्ति दे रही है। और इसमें 1000 बच्चों को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। कुल 14 देशों के 1000 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी कि वो भारत आके पढ़ सकते हैं। किसके अंतर्गत? सागर अमृत स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को बताइएगा। प्रश्न क्या बोला जा रहा है? एक शहर का नाम दिया है अर्काडॉग। बोला जा रहा है कि ये जो शहर है ये किस देश में बनाया जा रहा है। अर्काडॉग नामक ये जो शहर है ये बनाया कहाँ पे जा रहा है, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा, अर्काडॉग नामक शहर कहाँ? पिछले दिनों हमने आपको नियोम शहर बताया था। ठीक है, हमने आपको मुकाब शहर बताया था। मुकाब, 2 शहर के बारे में मैंने आपको बताया था, नियोम शहर और मुकाब शहर। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं अर्काडॉग के बारे में। अर्काडॉग जो शहर है, यदि हम बात करें तो अर्काडॉग जो शहर है ये बसाया जा रहा है तुर्कमेनिस्तान में और एक स्मार्ट सिटी है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में इसको बसाया जा रहा है, नाम याद रखिएगा। और आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि कई बार हमने बता दिया है कि भाई नियोम शहर कहाँ बसाया जा रहा है आप बताओगे, और मुकाब शहर कहाँ पे बसाया जा रहा है, इन दोनों शहरों की विशेषताओं को भी आप बताओगे। ठीक है, नियोम के बारे में हमने यह भी बताया था कि आगामी एक खेल प्रतियोगिता है। अभी ये शहर बस रहा है, लेकिन पहले से डिसाइड हो गया है कि इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन इसी शहर में होगा, इसलिए दोनों को आपको याद रखना है और बताना है। चलिए प्रश्न संख्या 10, किस संस्था ने
हाल ही में थर्मल टारपीडो जिसका नाम है शक्ति, थर्मल टारपीडो जिसका नाम है शक्ति, इसका सफल परीक्षण किया है? बताइएगा, चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है NSTL विशाखापट्टनम, और NSTL विशाखापट्टनम जो लेबोरेटरी है ये DRDO की है। तो इसको विकसित किसने किया है? DRDO ने किया है। DRDO की पूरे भारत में कई सारी लेबोरेटरीज हैं जो लगातार शोध करती रहती हैं, लगातार नए नए आविष्कार करती रहती हैं, तो उनके बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि शक्ति को बनाया है NSTL विशाखापट्टनम ने, जो कि DRDO की एक लेबोरेटरी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज का 10वां प्रश्न ये आपका हो गया। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए, उम्मीद करता हूँ खूब खुशी के साथ, उत्साह के साथ आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा दीनदयाल रसोई योजना संचालित की जा रही है? दीनदयाल रसोई योजना किस सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, ये आपको बताना है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस जो अभ्यास प्रश्न दिया जाए या जो होमवर्क दिया जाए उस विषय पर जितनी मैक्सिमम जानकारी आपको हो उतनी जानकारी आप हमें शेयर किया करो। जितनी मैक्सिमम जानकारी आप बता सकते हो वो जानकारी हमें शेयर किया करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जो होमवर्क होते होंगे वो निश्चित तौर पर आप करके सबमिट भी करोगे और प्रॉपर नोट्स भी आप बनाएंगे। ठीक है, आज रात्रि 11 बजे के सेशन में भी मुलाकात होगी। और एक सूचना और, क्योंकि आज सोमवार है तो आज उत्तर लेखन का सेशन नहीं होगा, बल्कि उसके स्थान पर निबंध लेखन का एक सेशन आपके साथ किया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।